हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसे ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी क्लासेस देख ली हैं। अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहे हैं तो आपने क्लासेस देखा होगा और आप ये भी जानते होंगे कि आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। हालाँकि संविधान के हम क्या है, कुछ पिछले वीडियो जो देखे हैं उनसे मैं आगे आपको लेकर आया हूँ। ये जो कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं क्या आप सोच रहे होंगे, सर क्या ये प्री की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर मेंस की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो मैं बोलूँगा कि यूपीएससी की ये मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण ज़्यादा है। चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम ले लो, चाहे यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम ले लो, तो उन सारी दृष्टि से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बार 2021 में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान की विशेषताएं और अन्य संविधान की विशेषताओं से तुलना कीजिए। तो बताइए, जब आप भारत की संविधान की विशेषताएं जानते रहेंगे तभी तो अन्य देश की विशेषताओं से तुलना कर पाएंगे। आपको जब भारत का ही नहीं पता तो अन्य देशों के संविधान से कैसे तो इसकी तुलना कर पाएंगे। तो ठीक है, जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप मेंस का एक बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे, है ना। और चलिए इसी क्रम हम क्या है इसको देखते हैं, या तो कहें तो एक मोटिवेशन कोड बोल देते हैं, ठीक है, कि चेहरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रहीं और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, हर बार गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे, अनंत नहीं गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो दोस्तों, कितनी भी बार हम गिरें हमें उठना है और बार बार उठ के ट्राई करते रहना है, और एक दिन तो सक्सेस मिलना ही है अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहते, चाहे कोई सा भी गोल हो, ठीक है। अगर आप उस गोल के लिए क्या है पूरी तरह से लगे हैं, पूरी तरह से अगर उस गोल के लिए आप डेडिकेटेड अपना समय देते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो ज़रूर ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो हम एक एक विशेषता, हालांकि ये अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं चीज़ों को समराइज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर मैं पहली विशेषता बात करूं तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है किसकी? हमारे भारत का। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का संविधान ने 60 प्लस देशों 60 से अधिक देशों से क्या है खोज कर सभी देशों के संविधान उठाए गए। जो अच्छे अच्छे देश हैं, जो कि डेवलप्ड नेशन हैं, उनके संविधान उठाए गए, उनके संविधान को देखा गया, जांचा गया, परखा गया। जो हमारे संविधान सभा के जो हमारे लोग थे, जो कानून के विशेषज्ञ लोग थे, वो लोग क्या है हर देश के संविधान की जांच कर रहे थे इसी क्रम में, ताकि भारत को एक ऐसा संविधान दिया जाए जो विश्व का सबसे अच्छा संविधान हो। तो आप मुझे बताइए, एक जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप कोई आर्किटेक्चर है, आप कोई इंजीनियर है और आपको क्या है एक ब्रिज बनाना है, मान लीजिए आपको ब्रिज बनाना है, आप बताइए क्या एक अच्छा ब्रिज तब तक बना पाएंगे जब तक आप वर्ल्ड के ठीक अच्छे ब्रिजों को ना देख लिया हो? क्या आप ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं ऐसे अच्छे ब्रिज की? हो सकता है कि आपकी कल्पना में एक अच्छा ब्रिज हो सकता है ऐसे कि आपकी कल्पना में एक अच्छा ब्रिज हो, लेकिन कुछ न कुछ कमियां ज़रूर ही रह जाएंगी जब तक आप सारे ब्रिज को नहीं देख लेते हैं। मैं मानता हूं कि आप सारी चीज़ों को क्या है हर जगह से आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो आपने कल्पना किया था, जितना आपने देखा उससे ज़्यादा बेटर है, तो आप वही कीजिए जो आपने कल्पना की था, फिर उसी के हिसाब से कीजिए। लेकिन आप ये अधिकतर केसों में पाएंगे कुछ बातें आपसे छूटी होंगी जो वहाँ पर आपको देखने के बाद समझ में आएंगी। तो इसी दृष्टिकोण से हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो लोगों ने क्या किया कि सारे देशों के जो विकसित राष्ट्र हैं उनके संविधानों को एक एक करके अवलोकन किया, ताकि क्या है उनके एक अच्छे रूल्स को लाकर इस भारत की संस्कृति के हिसाब से यहाँ की जनता जो थी, ये हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो रूल हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए सही बैठता है, उन रूलों को इसमें समाहित किया गया। तो इसीलिए क्या है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। कि देखिए, कोई भी संविधान केवल लिखित नहीं हो सकता और कोई भी संविधान केवल अलिखित नहीं हो सकता।
लिखित मीन्स ये, अच्छा मैं जब बोल रहा हूँ अलिखित संविधान मीन्स ये नहीं कि सिर्फ उसको मशीन में डाल के प्रिंट कर दिया गया, तो हमारा संविधान भी प्रिंट किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन और जो अलिखित मतलब जो लिखित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हाथ से लिख रहे हैं वहाँ पर, और जो अलिखित उसको प्रिंट बोल बोल के प्रिंट करवा दिए, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें बस बात इतने है कि कौन से संविधान में रीति रिवाज ज़्यादा हैं। बोलो कि मतलब कि ब्रिटेन में जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लिखी नहीं गई हैं, उनको सब मानते हैं कि हाँ, जैसे हमारे यहाँ संविधान, जैसे बजट पेश करना हो, उसका संविधान में कोई उतना ज़्यादा उच्चार नहीं है कि बजट लाएंगे पेटी में लाएंगे, किसी टैक्सी में लाएंगे, किस में लाएंगे, है ना। सिर्फ उसको एक मानते हैं रीति रिवाज। जैसे संसद कार्यवाही के जो नियम है वो भी हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन क्या है वो संसद के नियम पुस्तिका में है, लेकिन संविधान में तो नहीं है। तो बस एक रीति रिवाज की तरह उसको भी हम लोग मान लेते हैं। तो जब रीति रिवाजों का कम से कम उल्लेख किया गया हो संविधान में, चीज़ें बहुत कम लिखी गई हो संविधान में, हमारा संविधान जब छोटा हो तो उसे हम बोलते हैं अलिखित संविधान, और जो सारी चीज़ों को ही लिख दिया जाए उसमें, और तो उसे हम बोलते हैं लिखित संविधान। क्योंकि भारत में देखिए कि भारत एक बहुत ही विविध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है भारत में कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और प्लस विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग रूल होना चाहिए ना, ताकि सबको संतुष्ट कर पाए। या कोई रूल ऐसा होना जो सिर्फ हिंदू को संतुष्ट कर रहे, तो मुस्लिम नाराज़ हो गए, सिख नाराज़ हो गए, पारसी नाराज़ हो गए, और इधर नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज़ हो गए, पता लगा साउथ के लोग नाराज़ हो गए। तो भैया ऐसा रूल बना जो इनको भी संतुष्ट कर सके, उनको भी संतुष्ट कर सके, उनको भी संतुष्ट कर सके, तो सारे नियमों को समाहित कर सके। तो इसलिए जब सारे नियम डालेंगे तो जाहिर सी बात है संविधान तो बड़ा होगा ही होगा ना। और इसके बाद क्या है कि सबसे लंबा लिखित संविधान हो गया। अगर इसमें पहले मैं बात करूं तो जब भी संविधान नया नया बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके, जैसे कि इतने ज़्यादा संशोधन, जैसे अगर आप 42वां जो संशोधन हुआ संविधान संशोधन, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया कि भाई ये तो एक छोटा सा संविधान, इसको मान लीजिए, इतना ज़्यादा संशोधन इसमें हो चुका था, ठीक है। लेकिन अब अगर इस समय वर्तमान टाइम पे मैं बात करूँ, प्रेजेंट टाइम पे, कि भारत में मतलब संविधान कितने अनुच्छेद हैं, तो वो 470 अनुच्छेद और 25 भाग हैं इसके, है ना। तो ये रहा इसका पहला फीचर कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। और सबसे लंबा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी विविधता बहुत ज़्यादा है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो ये सब कारण जो थे, जो है उसके कारण थे कि हमारा संविधान क्या है, लंबा हो गया। और दूसरी बात थी कि विभिन्न स्रोतों से परिपूर्ण, जैसे कि मैंने बताया कि इसके बहुत सारे स्रोत हुए हमारे संविधान को बनाने में, 60+ देशों को छाना गया। अब अम्बेडकर इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई 60 देशों से हमने संविधान, जब 60+ देशों से हमने संविधान को छान कर अपना एक नया संविधान बनाया है, तो यही तो इसकी एक विशेषता है। लेकिन कुछ लोग इसकी कमी मानते हैं कि इतना ज़्यादा सबकी संविधान को देखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं तो मानता हूँ मेरे पर्सनल तौर पे कि अच्छा किया उन्होंने सारे संविधान को देखा, ताकि एक बेहतर संविधान बनाया जा सके ना। तीसरी बात है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता मीन्स कठोरता, और मतलब हमारा संविधान क्या है बताइए, कठोर है कि आसान है, मतलब संशोधन करने में। संविधान संशोधन, हमारा संविधान न तो बहुत ज़्यादा रिजिड है मतलब कठोर है, और ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल है उसको संशोधन करने में। 3 तरह के संशोधन हमारे यहाँ संविधान पाए जाते हैं। एक तो क्या है, जितने भी सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनका तो एक विशेष बहुमत ले लीजिए, 2/3 जिसे बोलते हैं। या फिर एक संशोधन ये होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। और तीसरा संशोधन इस प्रकार का होता है कि सिर्फ आप साधारण बहुमत ले लीजिए। मीन्स अगर उस दिन मान लीजिए सभा में अगर 300 लोग उपस्थित है, अगर 150 भी वोटिंग कर देते हैं आपके पक्ष में, तो आपका बिल प्रस्तुत माना जाएगा, मीन्स पास माना जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के संशोधन हैं। तो जिस प्रकार का बिल होता है उस प्रकार की प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई जाती है। अगर कोई ऐसा मामला हो जहाँ पर संघीय मामला रिलेटेड हुआ, तो उसमें क्या है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति चाहिए, ठीक है। तो ऐसे, और जब कुछ सिंपल मामले होंगे तो उसमें क्या, सिर्फ सिंपल मतलब साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। तो हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल है, तो हम बीच का रखते हैं, क्योंकि हम भैया मध्यम मार्ग वाले हैं भी वैसे भी, क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि मध्यम मार्ग ही सबसे बेस्ट मार्ग है। तो हम मध्यम मार्ग में देख रहे हैं, हर जगह हम मध्यम मार्ग ही अपना रहे हैं। और चौथी अगर खासियत की बात करें हमारे संविधान की, तो वो है एकात्मकता की तरफ झुकी हुई संघ। तो हमारा जो संघ है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है,
वो क्या है, एकात्मकता की तरफ झुकी हुई, यूनिटरी जिसे बोलते हैं। एकात्मकता मीन्स यूनिटरी सिस्टम और संघात्मक मीन्स फेडरल सिस्टम। ये एकात्मक और फेडरल क्या होता है, जब शक्तियाँ बांट दी जाएं कई स्तरों पर, जैसे हमारे यहाँ शक्तियाँ बटी हुई हैं, शक्तियों का बंटवारा क्या है भाई कि समवर्ती सूची है, संघ सूची है ना, और राज सूची है। जब 3 सूचियों में क्या है, शक्तियों को बांट दिया गया, इसका मतलब है कि वो संघ है, ठीक है, मतलब फेडरल है। लेकिन अगर शक्ति सिर्फ एक ही सरकार में कर दी जाए, मतलब राज्यों की सरकारें ख़त्म कर दी जाएं और सरकार सिर्फ केंद्र में हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। केंद्र है यानी सारी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र में ही निहित हैं, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है। अब बताइए मुझे, जब एकात्मकता की तरफ झुकी हुई है संघ हमारी, मीन्स कि हमारा संघ तो जैसे नॉर्मल परिस्थितियों में हम संघ की तरह काम करते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल रहती हैं हमारे यहाँ, तो राज्य सरकार भी काम कर रही है, पंचायत भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, यानी हम शक्तियों को बंटवारा करके काम करते हैं। लेकिन वहीं जब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं तो हम क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह काम करने लगते हैं। मीन्स राज्यों की सारी शक्तियाँ अब केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, संसद के हाथ में आ जाती हैं, तो वो अब जो डिसीजन लेगी सारे राज्यों को मानने के लिए बाध्य है। और पहली बात, अब सारे नियम कानून देश से संबंधित सिर्फ संसद बनाएगी, कोई राज्य उस समय कानून नहीं बनाएगा। मीन्स हमारे यहाँ एक ऐसा बटन है कि हम जैसे ही उसको ऑन कर दिए तो हम एकात्मक बन जाते हैं। जब हमारे यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो हम एकात्मक की काम करते हैं, और जब हमारे यहाँ समान परिस्थिति होती है तो हम संघ की तरह काम करते हैं। ये रहा इसका चौथा। और पांचवी अगर बात करें तो सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का संसदीय रूप मीन्स हमारे यहाँ क्या है, देखिए अगर हम चीज़ों की बात करें तो जो संसदीय रूप हमारे यहाँ लिया गया है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो सरकार की लगभग राजनीतिक व्यवस्था कहाँ से, ब्रिटेन से ही ली गई हैं हमारे यहाँ। तो एक तो होती है अध्यात्मात्मक प्रणाली, जो कि कहाँ पर चलती है, अमेरिका में चलती है। और यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ संसदीय रूप है। अध्यात्मात्मक प्रणाली में क्या दिक्कत थी कि वहाँ की जैसे गवर्नमेंट है, तो वहाँ की गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि अच्छा नहीं हुआ या उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि जनता को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा, तो वो सीधा बोले कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, वहाँ के राष्ट्रपति ऐसा बोल सकता है। लेकिन जो सरकार के संसदीय रूप होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपके द्वारा बनाए गए कानूनों की वजह से अगर जनता को कोई दुष्परिणाम झेलना पड़ता है तो आप उसके जिम्मेदार माने जाएंगे और आपकी उसकी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी आपको। तो ये दोनों में अंतर रहता है कि सरकार का संसदीय रूप मीन्स ये एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है और वो एक गैर जिम्मेदार सरकार होती है। तो इस प्रकार से हम लोग संसदीय रूप को ही फॉलो करते हैं ताकि गवर्नमेंट क्या है, जिम्मेदारी तरीके से काम कर सके ना। और छठवीं अगर बात करें तो संसद तथा न्यायपालिका में समन्वय मीन्स दोनों में एक तालमेल रहता है हमारे संसद में और न्यायपालिका में, ठीक है। तो ये हालांकि दोनों ये कोशिश करते हैं कि संसद चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा पावर आ जाए ताकि हम न्यायपालिका को दबा दें, और न्यायपालिका चाहती है कि संसद हमारे कंट्रोल में काम करे ठीक से, क्योंकि भैया न्याय का काम तो हम ही कर रहे हैं। और संसद को लगता है कि हम डेमोक्रेसी का काम कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। जब जनता ही चाहती है ऐसा करे तो बीच बीच में कोर्ट में क्यों टोकता है। तो संसद नहीं चाहती कि कोर्ट में बीच बीच में टोके। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ठीक ठाक इतना ज़्यादा सिस्टम ठीक है कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है और संसद भी स्वतंत्र है। हालांकि न्यायपालिका कई जगहों पर संसद के कार्यों में दखल देती है जब वो कुछ ऐसा मतलब नियम या कानून बनाती है संसद जो संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करती है, तो न्यायपालिका उस मामले में उस कानून को खारिज कर देती है ना। तो ये एक अच्छा समन्वय है कि संसद अपना काम ठीक से करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहता है। कहीं कहीं मामला ऐसा आता है जब दोनों में थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाता है, तो वो तो हम आगे देखेंगे। अब छठवां को होने के बाद अब हम सतवां देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। अब जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात कर लूँ तो वहाँ की न्यायपालिका ऐसी है कुछ, अगर ब्रिटेन की संसद ने कोई कानून बनाया, मान लो कि भैया अगर जैसे कि मैंने बताया कि संसद की मतलब ब्रिटेन को न्यायपालिका ने कोई ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति छींकता है सार्वजनिक रोड पर, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है। जबकि आपके हिसाब से बताइए मुझे, क्या ये वैलिड है? नियम नहीं है।
लेकिन अगर वहाँ की संसद ने ऐसा रूल पास कर दिया है, समझ रहे, अगर वहाँ की संसद ने ऐसा रूल पास कर दिया है तो वहाँ की जो न्यायपालिका है उसे खारिज नहीं कर सकती, ये कहकर कि ये मतलब ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मीन्स छींक आना तो ये तो प्राकृतिक है, इसके विरुद्ध आप जुर्माना नहीं लगा सकते। मीन्स ये नियम गलत है और मैं इस नियम को खारिज करती हूँ, वहाँ की न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसी संदर्भ में अगर हम भारत में बात करें, अगर भारत की संसद ऐसा कुछ करती है, इस प्रकार के कुछ घटिया रूल्स बनाती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है, तो यहाँ की संसद मतलब यहाँ की जो न्यायपालिका है, संसद द्वारा बनाए गए कानून को भैया बिना बेझिझक खारिज कर सकती है। तो वहाँ की न्यायपालिका और यहाँ की न्यायपालिका में ये डिफरेंस है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। ब्रिटेन की जो संसद है उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद एक आदमी को औरत बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकती है। समझ रहे हैं इस कोट का मतलब? अगर उसके संसद के बारे में ये चीज़ें कही जा रही हैं कि ब्रिटेन की संसद एक पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, मैं समझ रहे हैं आप, वो कुछ भी कर सकती है। फिर सिर्फ वो प्राकृतिक सोच लो ये नहीं कर पा रही है और बाकी सारी चीज़ें वो कर सकती है। वहाँ का कोर्ट का सिर्फ ये दायित्व होता है, वहाँ की जो न्यायपालिका है ब्रिटेन की, उसका सिर्फ ये दायित्व होता है कि जो संसद ने नियम बनाए हैं क्या उस प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। उससे ये मतलब नहीं है कि जो संसद ने कानून बनाए हैं वो ठीक से हैं कि नहीं हैं। जैसे वहाँ की संसद ने कानून बनाए हैं कि इस आदमी को फांसी देना है 5 मीटर रस्सी लगाकर, और जो क्या है कि मान लो 2 इंच मोटी रस्सी होनी चाहिए। तो वहाँ की जो न्यायपालिका सिर्फ यही देखे कि हाँ रस्सी 5 मीटर लंबी है कि नहीं है और रस्सी की मोटाई 2 इंच है कि नहीं है, सिर्फ उसको यही प्रोसीजर देखना है। इसी बोलते हैं प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया देखना है, और बाकी वो ये नहीं बताएगी कि ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है, ये बताएगी अगर वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है तो उसमें हस्तक्षेप करेगी, अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं मूल ढांचा के खिलाफ है तो उसे खारिज भी कर देगी। और इसी में अगर हम 8वें विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार। तो भैया कहते हैं ना मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है पूरे संविधान का। और मैं तो मानता हूँ, मैं क्या मतलब सभी लोग मानते हैं जो समझदार लोग हैं, कि एक मौलिक अधिकार इंसान को या प्राणियों को वो सारे अवसर प्रदान करता है जिससे उसका चहुमुखी विकास हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सारे तरफ से उसको विकास संभव हो पाता है। यदि हम उसके मौलिक अधिकार को छीन लेते हैं तो वो इन सारी चीज़ों से विकास नहीं कर पाएगा, उसका शोषण हो सकता है, चाहे राज्य ही शोषण कर सकता है, अन्य लोग भी शोषण करेंगे उसका, तो उसका एक वो विकास नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। यदि हम उसकी मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, मौलिक अधिकारों की, तो क्या है एक अच्छा उसको डेवलप, उसको मतलब विकसित होने का एक जो समय मिलेगा, एक अवसर मिलेगा समानता का, वो उसका अलग ही परिणाम देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एक इंसान के मानसिक रूप से विकास के लिए, शारीरिक रूप से विकास के लिए, आध्यात्मिक रूप से विकास के लिए, सामाजिक रूप से विकास के लिए, आर्थिक रूप से विकास के लिए, सारे तरफ से विकास के लिए ज़रूरी होता है मौलिक अधिकार। तो हमारे यहाँ तो भैया क्या है, मौलिक अधिकार ही अधिकार दिए गए हैं। अभी हम लोग वहाँ पर क्या है डिटेल से उसको देखेंगे। जब हम 12 से 35 नंबर तक के आर्टिकल देखेंगे उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स ही दिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बचाती है, चाहे वो राज्य से लड़ना पड़े उसे, चाहे जिसे, लेकिन मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है भैया। अब हाई कोर्ट में ही मौलिक अधिकारों को लेकर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सोचिए अगर आपने मर्डर कर दिया, मर्डर तक कर दिया, तो वो डायरेक्ट केस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो हाई कोर्ट में जाते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से केस आपकी शुरू होगी, फिर आगे तक जाएगी, लेकिन आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं जा सकते। लेकिन मामला आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मौलिक अधिकारों को हमारी न्याय व्यवस्था कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, कितना ज़्यादा महत्व देती है। और 9वीं बात है कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं।
संविधान मतलब अंबेडकर मानते हैं कि ये संविधान की अगर मूल अधिकार के बाद कोई, मौलिक अधिकार के बाद कोई अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं इसमें बताइए। मैंने जैसे कि पीछे एक बार वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि डीपीएसपी वो चीज़ है अगर भैया पूरी तरह से लागू हो जाए ना तो हमारा भारत क्या है, पूरी धरती पर सबसे सुंदर देश होगा। ठीक है, इसे स्वर्ग भी बोल सकते हैं अगर डीपीएसपी को लागू कर दिया गया। सोचिए डीपीएसपी में ऐसे प्रावधान है सबको रोजगार मिलेगा, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, सबको मुफ्त में दवा मिलेगी। सोचिए अगर ये सारे प्रावधान लागू हो जाते हैं तो मुझे बताइए फिर देश में कमी किस चीज़ की रह जाएगी। सबका अपना एक रोज़गार होगा, सबको जो वृद्ध हो गए उनको पेंशन मिलेगी, फिर उनको दवा भी मिलेगी, है ना, और कानूनी सहायता फ्री में मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब फ्री में मिलने लगी तो मुझे बताइए स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देश में। आज हमारे यहाँ भूखमरी है, गरीबी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जो है एनीमिया की इतना ज़्यादा स्तर है कि मतलब 54-55% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कमी है, अगर हम डीपीएसपी को लागू कर दें तो क्या वो पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये बात है डीपीएसपी को लागू करने से सिर्फ पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन भी तो होना चाहिए। तो जब संसाधन जब तक हमारे पास नहीं है तो संविधान क्या है, तब तक डीपीएसपी को पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं बनाता, मीन्स इन्फोर्सिएबल मीन्स जिसे बोलते हैं कि इसे लागू तब तक नहीं किया जाता। हालांकि न्यायपालिका या संविधान बोलता है कि राज्य या केंद्र जब भी कानून बनाए वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए, क्योंकि किसी भी कानून का आधार होना चाहिए डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में सामाजिक तत्व झलकता है हमारे संविधान का। तो जब भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को आधार मान के ही बनाया जाए, ना कि डीपीएसपी को खारिज कर दिया जाए। जैसे कि आप मौलिक अधिकार के लिए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन क्या डीपीएसपी के लिए भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो भैया नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मीन्स इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया डीपीएसपी के प्रावधान लागू नहीं किए जा रहे हैं। वो तो सरकार भी मानती है। जब हमारे पास संसाधन, सरकार ऐसा मानती है कि जैसे जैसे संसाधन हमारे पास जुटेंगे हम वैसे वैसे धीरे धीरे डीपीएसपी को लागू करते चले जाएंगे। अगर हम 10वें प्रावधान की बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब समझते हैं हमारे जैसे अनुच्छेद आप समझ लीजिए कि 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे यहाँ धर्म संबंधित बातें की गई हैं। 25 बोलता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। 26 बोलता है कि भैया उसमें क्या है, आप जो भी ड्रामा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ कराते हैं, कीर्तन करते हैं, मतलब कोई भी प्रबंधन व्यवस्था आप जो करते हैं। 26 में 27 बोलता है कि आप कर देने के लिए बाध्य नहीं है किसी भी धर्म की उत्थान के लिए। और इसके बाद 28 आपको क्या बोलता है कि शिक्षण संस्थानों में धर्म संबंधी शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम लोग वहाँ पर डिटेल से देखेंगे। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मीन्स धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या होता है, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाओ धर्म के लेकर। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर वो घोषित करता है अपने संविधान में है कि हमारा भाई जो देश है, हमारा जो पाकिस्तान देश है वह एक मुस्लिम कंट्री है, सीधा बोलता है। सऊदी भी वैसे ही बोलता है, ठीक है, यूएई भी वही बोलता है, ईरान भी वही बोलता है कि हम लोग क्या है मुस्लिम स्टेट्स हैं। लेकिन हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि हम एक हिंदू स्टेट्स हैं। ठीक है, हमारे संविधान क्या है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मीन्स हम धर्म से परे हैं, हम धर्म के मामले में न्यूट्रल सेंस रखते हैं। हमारे लिए मुस्लिम भी बराबर, हमारे लिए हिंदू भी बराबर, हमारे लिए सिख भी बराबर, हमारे लिए पारसी भी बराबर, हमारे लिए ईसाई भी बराबर। हमारे यहाँ अर्थात सारे धर्म बराबर हैं। यानी अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप मानिए, आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप भी मानिए, आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण व्यवहार करते हैं आप करिए, आप अपने हिसाब से आचरण व्यवहार करते हैं आप भी करिए, किसी को मनाही है नहीं है। बस इतना कोशिश करना कि आपका धर्म किसी की स्वतंत्रता का हनन न करता हो, आपका धर्म किसी के स्वास्थ्य का हनन न करता हो। कि भैया जैसे बोल दिए कि बगल में जैसे मान लो कि कोई हार्ट अटैक का मरीज है, वो मान लो दिवाली आ गई। अब हिंदू हैं तो भाई बोलेंगे नहीं दिवाली को तो पड़ाका दगेगा, और भाई साइड से बोल रहे हैं नहीं यार दगाओ मत वरना इनको हार्ट है मर जाएंगे अगर 2-3 बम और दगा दिए तो।
अब क्या बोलेंगे आप, नहीं नहीं हमारा तो मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमें जो है छूट दे रखी है कि हम अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं। हमारा धर्म बोलता है कि दीपावली के दिन पटाखा हम दगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या है दगाएंगे, लेकिन इसमें धर्म ने तभी तो राज्य ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आपका धर्म अगर किसी की स्वतंत्रता का हनन करता है, संविधान के किसी अनुबंध का उल्लंघन करता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, किसी के स्वास्थ्य का उल्लंघन करता है, तो उस दशा में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अगर आपका धर्म लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ता है तो उस दशा में भी आपकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी विशेषता रखता है। मीन्स सभी धर्मों को अपने हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, बस उन्हें कुछ कंडीशन के तहत आचरण करने की व्यवस्था है, ठीक है। और 11वीं बात यह है कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, जैसे कि अगर हम मतलब बोलें तो मताधिकार जब अंग्रेजों के ज़माने में एक समय था कि वोट सिर्फ वो दे सकते थे जो शिक्षित थे, जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति होती थी, जो मतलब उनके साथ अटैच हुए थे, जुड़े हुए थे, और प्लस महिलाएं तो वोट दे ही नहीं सकती। तो इस जब उस बारे में बात करें, जब टोटल हमारे पास जितनी पॉपुलेशन थी उसकी सिर्फ 10% लोगों के ही पास मताधिकार हुआ करता था। लेकिन आगे जब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई, तो पहले जब आया तो 21 वर्ष की आयु रखी गई कि इससे नीचे वाले लोग वोटिंग राइट्स नहीं रखते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस समय 18 वर्ष की वोटिंग राइट्स है, मतलब जो आदमी 18 वर्ष से पूरा हो जाता है, 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु हो जाती है, तो वो वोट कर सकता है। और ऐसा कब हुआ, 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मुझे बताइए 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष इसको कर दिया गया, ठीक है। और 12वीं अगर हम क्वालिटी देखें अपने संविधान की, तो एकल नागरिकता हम रखते हैं। देख रहे हैं हमारा संविधान कैसी रखा है, जैसे कि हम लोग संघीय व्यवस्था रखते हैं, नॉर्मली तो हम लोग संघीय व्यवस्था रखते हैं, ठीक है, और नागरिकता एकल नागरिकता रखते हैं। तब आप सोचेंगे सर क्या एकल नागरिकता के अलावा हर देश में एकल नागरिकता तो ही एकल नागरिकता ही तो होती है? तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर देश में एकल नागरिकता नहीं होती। जैसे अगर मैं अमेरिका की ही बात करूं तो वहाँ का जो यूएसए मतलब वहाँ का जो संघ है, जो केंद्र है, एक तो नागरिकता आपको मिलेगी कि आप अमेरिका के नागरिक हैं, एक नागरिकता आपको और दी जाएगी, इसमें यह बताया गया रहेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मीन्स उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर हमें 2 नागरिकता दी जाए, एक तो ये माना जाए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और दूसरा ये भी बताया जाए कि मैं उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूँ, तो मीन्स हमारे पास 2 नागरिक हो गई, 2 नागरिकता मिल गई हमें। तो वैसे अमेरिका में तो 50 राज्य हैं, तो वहाँ तो आपको एक अमेरिका का नागरिकता लेनी ही पड़ेगी, दूसरी आप जिस स्टेट के हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ आपको एकल नागरिकता की व्यवस्था है, मीन्स सिर्फ भारत की नागरिकता मिलेगी, आपको किसी स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी। इससे एक चीज़ ये कन्फर्म हो जाती है कि हम लोग एकता को इससे प्रदर्शित करते हैं। मीन्स एकल नागरिकता से सिर्फ क्या होता है कि एकता बढ़ती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन इसका जो पीछे रीजन रहता है एकल नागरिकता के पीछे, किससे एकता बढ़ती है, क्योंकि यार बार बार ऐसा बोलने से क्या है, एकता भंग होती है कि हम यूपी के हैं, बिहार के हैं। अगर सिर्फ हम एक चीज़ यही बोले कि हम भारतीय हैं और सभी ऐसा बोलें, तो बताइए एकता की भावना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो यही कॉन्सेप्ट था संविधान में कि जब हम एकल नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता जैसे प्रावधान को संविधान में सम्मिलित करते हैं, तो वहाँ पर नागरिकों में एकता बढ़ती हुई देखने को मिलता है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। और 13वीं अगर हम विशेषता की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान है, 352, 356, 360, 3 प्रकार के आपातकालीन हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे 352 में क्या है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल है। 354 अगर 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन है। फिर के बाद 360 में बात करें तो वित्तीय आपातकाल है ना। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी की हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, ताकि क्या है फटाफट उस समय चीज़ों को लागू किया जाए और देश को फिर से संभाल लिया जाए। तो यहाँ पर ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख व्यवस्था है, आपातकालीन प्रावधान। अगर वहीं हम 14वीं नंबर की बात करें तो त्रिस्तरीय सरकार।
तो ये व्यवस्था ना सिर्फ भारत में है अब तक, पूरे विश्व में मैं बता रहा हूँ त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपके गांव में कौन कौन से चुनाव होते हैं मुझे बता दीजिए। जैसे कि एक तो जिला पंचायती का चुनाव देखे होंगे, ठीक, एक आपका बीडीसी का चुनाव होता होगा और एक ग्राम प्रधान का। तो ये 3 चुनाव कौन से होंगे, त्रिस्तरीय इन्हें बोला जाता है, 3 स्तर पर। एक तो जिला के लेवल पे हो गया, एक ब्लॉक के लेवल, बीडीसी मतलब क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो है कमेटी। तो एक तो बीडीसी का चुनाव हुआ जो ब्लॉक लेवल पर, और एक जिला पंचायत जिला लेवल पर, एक ग्राम पंचायत जिससे प्रधान बनते हैं तो ग्राम लेवल पर। तो त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये त्रिस्तरीय सरकार संघ और राज्य के अलावा जो व्यवस्था की गई है त्रिस्तरीय सरकार की, तो ये सिर्फ हमारे ही संविधान में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं को एक एक पॉइंट को बिल्कुल ही बारीकी तरीके से मैंने स्पष्ट किया है, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हम कल ये क्लास लेंगे कि जैसे कि हमारे कितने बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कम से कम करवा दीजिए कि कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिए गए हैं, तो वो उस प्रावधान को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वरना क्लास लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगेगा। तो साथियों क्लास कैसी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।